ब्लास्ट हुआ क्योंकि बिहार में चुनाव है। ब्लास्ट हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ब्लास्ट हुआ क्योंकि केंद्र में चुनाव है। पुलवामा हुआ नहीं बल्कि कराया गया क्योंकि उससे नरेंद्र मोदी को फायदा होना था। पिछले 10 वर्षों में बार बार बोलकर इस तरह के वक्तव्य को देश की राजनीति में सामान्य बना दिया गया है। और इसी वर्ष जब पहलगाम में आतंकियों द्वारा हमारे नागरिकों की हत्या की गई, तब भी विपक्षी दलों के पूरे इकोसिस्टम द्वारा बार बार यही बात दोहराई गई। कहा गया कि बिहार में चुनाव है, इसलिए ये मानकर चलना चाहिए कि घटना हुई नहीं है बल्कि कराई गई है। इसके पहले पुलवामा में हुई सुसाइड बॉम्बिंग में जब हमारे जवानों की हत्या की गई थी, तब ये कहा गया था कि चुनाव में फायदा लेने के लिए ऐसा कराया गया। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक नेता ने कहा हो, लगभग हर विपक्षी दल के नेता ने अलग अलग तरीके से ये बात दोहराई। यहाँ तक कि जब चुनाव परिणाम आ गए, उसके बाद भी यही नैरेटिव चलाया गया कि अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो मोदी चुनाव नहीं जीत पाते। सवाल यह है कि इतना कैजुअली इस तरह के स्टेटमेंट देने के पीछे कैसी मानसिकता काम करती है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बिना किसी सबूत के इतने गंभीर आरोप को मेनस्ट्रीम किया गया। एक और सवाल यह है कि राजनीति का यह तरीका क्या पिछले 10 वर्षों में ही शुरू हुआ, अर्थात क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शुरू हुआ? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल लेते हैं कि ऐसे वक्तव्य को मेनस्ट्रीम करने के पीछे कौन सी मानसिकता काम करती है और क्यों। देखिए, इसके ढेरों कारण हो सकते हैं और सबसे कॉमन कारण ये बताया जा सकता है कि चूंकि विपक्षी दल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर नहीं हरा सकते, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इन नेताओं को लगता है कि मोदी से लड़ने का अब यही एक तरीका बचा है, मतलब बार बार ऐसी बातें बोलकर मोदी को उन विषयों पर डिस्क्रेडिट करो जिन्हें उनका मजबूत पक्ष माना और समझा जाता है। जो मैं कह रहा हूं यह बात बिना तथ्य के नहीं है। राहुल गांधी सार्वजनिक मंच पर बोल चुके हैं कि वे मोदी की इमेज को ध्वस्त कर देंगे। अब आते हैं इस बात पर कि इमेज ध्वस्त करने की इस योजना में मोदी पर आतंकी घटनाओं को करवाने का आरोप कहां और कैसे फिट बैठता है। देखिए, नरेंद्र मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तब देश केवल आर्थिक भ्रष्टाचार और पॉलिसी पैरालिसिस से ही पीड़ित नहीं था, देश तब आतंकवाद से भी पीड़ित था। और यूपीए काल में आतंकी घटनाएं और बॉम्ब ब्लास्ट ही चिंता का विषय नहीं थे। चिंता का विषय यह भी था कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व और सोनिया गांधी के सुपर नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार के पास इन घटनाओं से निपटने की कोई स्पष्ट नीति दिखाई नहीं दे रही थी। उस सरकार को पता नहीं था कि वह आतंकवाद से कैसे निपटे। अच्छा, इसके अलावा सरकार पर लगातार बना रहने वाला विदेशी हस्तक्षेप भी एक मुद्दा था। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। अभी हाल ही में तत्कालीन सरकार में गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने स्वीकार किया है कि मुंबई हमले अर्थात 26/11 की आतंकी घटना के बाद वे पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाने के पक्ष में थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में और सोनिया गांधी के निर्देश के कारण ऐसा नहीं कर सके। तो ऐसी लाचार सरकार के बाद जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से आंतरिक सुरक्षा उनकी सरकार की तमाम प्राथमिकताओं में से सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर उनकी सरकार गंभीर दिखाई दी है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की गई, फिर वह पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड था या फिर देश के भीतर नक्सलियों द्वारा फैलाया गया आतंकवाद हो। मोदी सरकार ने बहुत डिसाइसिव कदम उठाए। ऐसे कदमों का रिजल्ट यह निकला कि पिछले 11 वर्षों में देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। कश्मीर में होने वाली आतंकी घटनाओं को छोड़कर बाकी देशों में ऐसी घटनाएं लगभग ना के बराबर रही हैं। अभी तक इस फ्रंट पर मोदी सरकार सफल रही है। ऐसे में विपक्षी नेताओं के लिए एक ऐसा विषय है जिन पर उनके प्रशासनिक काल को परखा जाता रहा है, फिर वो होने वाली आतंकी घटनाएं हों या फिर पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदम हों। राहुल गांधी ने मोदी की जिस इमेज को डिस्ट्रॉय करने की बात की, उस इमेज को बनाने में मोदी सरकार के इस पहलू का बड़ा हाथ है। तो जाहिर है कि इसे बार बार टारगेट किया जा रहा है। अब आते हैं इस प्रश्न पर कि क्या ये काम विपक्ष पिछले 10 वर्षों से ही कर रहा है? नहीं, विपक्ष की ये आदत नई नहीं है। आपको गोधरा नरसंहार पर नानावटी कमीशन की रिपोर्ट याद है? नानावटी कमीशन की फाइंडिंग्स को डिस्क्रेडिट करने के लिए यूपीए के सत्ता में आते ही लालू प्रसाद यादव ने बनर्जी कमीशन अपॉइंट किया था और ये साबित करने की कोशिश की थी कि गोधरा नरसंहार एक एक्सीडेंट था। इशरत जहां के केस में भी हम देख चुके हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी के प्रशासन को टारगेट किया गया। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर को आगे रखकर मोदी और उनके तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को कैसे टारगेट किया गया था, अब यह इतिहास का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने राजनीति के ऐसे हथकंडे पहले ट्राई नहीं किए। दरअसल देखा जाए तो ये सब कुछ 2.5 दशक से लगातार किया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी को लगातार डिस्क्रेडिट करने के विपक्ष के इन हथकंडों को आगे रखकर अब मैं एक आर्गुमेंट देता हूं, उसे आप ध्यान से सुनिए। देखिए, भारत में ही नहीं बल्कि पिछले लगभग 4 दशकों से दुनिया भर में फैलाए जा रहे आतंकवाद के पीछे किसी न किसी तरह से पाकिस्तान का हाथ है।
ऐसे में जब भी आतंकवादी घटनाएं होती थी, पाकिस्तान खुद को उनसे अलग रखने की कोशिश करता था। पर अब तो आतंकी घटनाओं के बाद उसे खुद को डिफेंड करने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। अब तो भारत के विपक्षी दल, उनके नेता और उनका पूरा इकोसिस्टम पहले ही डिक्लेयर कर देता है कि चुनाव के कारण ऐसा करवाया गया है। आप सोचिए कि विपक्षी दलों ने जब पहली बार ये आरोप लगाया होगा तो क्या पाकिस्तान ने उसे रजिस्टर नहीं किया होगा? उसे क्या ये समझ नहीं आया होगा कि ये तो अच्छा है, हमें अब भारत में होने वाली आतंकी घटनाओं से खुद को अलग करने की जरूरत भी नहीं है। और अब तो और भी अच्छा है कि हम तभी टेरर अटैक कराएंगे जब भारत में चुनाव आसपास होंगे। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है नहीं जिसका फायदा उठा सकें, चलो भारत की डेमोक्रेसी से ही अपने लिए फायदा उठा लेते हैं। 3 दर्जन राज्यों वाला देश है, हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होंगे, टेरर अटैक करते रहेंगे, क्योंकि हमें डिफेंड करने के लिए इंडिया की अपोजिशन पार्टी तो है ही। खैर, आतंकी हमले को चुनाव से जोड़ने को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।